हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का देखिए काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, 2 से 3 अंकों वाले, जो कोई आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लगभग 8 से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सहजीविता क्या है। सहजीविता को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सहजीविता क्या होती है और सहजीविता को आपको उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है। तो सहजीविता क्या होती है, देखिए आपस में दो जीवों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें दोनों ही जीव एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं सहजीविता या सहपरोपकारिता भी इसे हम कहते हैं। तो सहजीविता का मतलब होता है कि इस प्रकार के संबंध में दो जीव आपस में साथ साथ रहते हैं और साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं और दोनों ही जीव क्या करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, लाइकेन। लाइकेन को आप यदि देखेंगे तो इसमें 2 प्रकार के जीव साथ साथ रहते हैं। पहला है हमारा शैवाल और दूसरा होता है कवक यानी कि फंगाई। तो एल्गी और फंगाई, इनके मध्य एक ऐसा संबंध बनता है जिसे हम लाइकेन कहते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो शैवाल और कवक के बीच में लाइकेन जो है सबसे बड़ी एग्जांपल है किसका, सहजीविता का। तो सहजीविता का एग्जांपल है लाइकेन। इसमें शैवाल और कवक दोनों साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। शैवाल जो होता है यह कवक से जल एवं खनिज लवणों को प्राप्त करता है, जबकि कवक को इसके बदले में क्या देता है, शैवाल कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। शैवालों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो शैवाल क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन बनाता है और कवक देता है, जबकि कवक क्या करता है, खनिज लवणों का अवशोषण करके और जल का अवशोषण करके किसको देता है, शैवाल को देता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो यह है सहजीविता। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, हीमोफिलिक पुरुष एवं सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होगी। पूछा गया है कि यहाँ पे हीमोफिलिक पुरुष यानी पुरुष कैसा है, पुरुष जो है वो कैसा है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, यानी पुरुष कैसा है, हीमोफिलिक है, जबकि महिला कैसी है, सामान्य है। तो अगर कोई हीमोफिलिक पुरुष है और महिला कैसी है, सामान्य है, तो ऐसी स्थिति में हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होगी। तो समझिए यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, पुरुष कैसा है, पुरुष यहाँ पे कैसा है, हीमोफिलिक है। तो पुरुष मान लीजिए कैसा हो गया, हीमोफिलिक हो गया। तो अगर मान लीजिए पुरुष कैसा है, हीमोफिलिक, तो हमारे पास हो गया हीमोफिलिक पुरुष। तो ये हो गया हीमोफिलिक पुरुष। महिला कैसी है, महिला कैसी है, सामान्य है। तो यहां पे आप लिख लेंगे सामान्य महिला। तो सामान्य महिला या स्त्री। अब महिला सामान्य है, पुरुष कैसा, हीमोफिलिक। तो अगर पुरुष हीमोफिलिक है यानी पुरुष के X गुणसूत्र पर अप्रभावी H जीन क्या होगा, उपस्थित होगा। तो जो हीमोफिलिया होता है ये अप्रभावी H जीन के कारण होता है। तो पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें यदि X पर क्या उपस्थित है, हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब पुरुष कैसा है, हीमोफिलिक है। महिला कैसे है, यहाँ पे सामान्य है, तो नॉर्मल XX हो जाएगा। आपस में इनका आप क्रॉस करा दीजिए इस प्रकार से। तो आपस में जब आप इनका क्रॉस कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से इनका क्रॉस होगा। तो इनका क्रॉस आपस में इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्रॉस आपने कराया तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपस में सबका आप इनका क्रॉस कर देना। फिर X का क्रॉस आपने कराया किसके साथ, इस X के साथ, तो ये हो गया X। फिर आपने Y का कराया किसके साथ, X के साथ, तो XY हो गया। और फिर आपने Y का कराया X के साथ, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, XY हो गया। तो यानी XY आपको देखना, XY क्या है यहाँ पे, XY मतलब क्या होते हैं, पुत्र। तो पुत्र कैसे हैं यहाँ पे, पूरे के पूरे 100% पुत्र, पूरे के पूरे 100% जो सन है यानी कि जो पुत्र है ये कैसे हैं, सामान्य है। लेकिन यदि हम बात करते हैं महिला की, या जो पुत्रियां प्राप्त होगी, पुत्री आप देख सकते हैं दोनों पुत्रियां जो प्राप्त होंगी वो कैसी हैं, वो यहाँ पे हीमोफीलिया की वाहक हैं। यानी पूरी की पूरी जो 100%, पूरी की पूरी जो 100% जो पुत्रियां या डॉटर प्राप्त हुई है वो कैसी हैं, कैरियर हैं, यानी कि क्या है, वाहक हैं। तो अगर हम किसी हीमोफिलिक पुरुष और सामान्य स्त्री का विवाह करा देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संतानें उत्पन्न होगी उनमें पूरे के पूरे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे, जबकि पूरे की पूरी जो महिलाएं होंगी या पूरी की पूरी जो पुत्री उत्पन्न होगी या डॉटर उत्पन्न होगी वो क्या होगी, वो हीमोफीलिया की वाहक होगी। तो इस प्रकार से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जीएमओ किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखना है। तो देखिए जीएमओ का मतलब होता है, सबसे पहले तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, या इसको हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीव। तो कोई भी पर्टिकुलर मान लीजिए एक ऐसा जीव है जिस जीव के अंदर हम एक नए प्रकार के डीएनए का समावेश करा देते हैं और एक नए प्रकार का जो जीव तैयार हो जाता है उसे हम कहते हैं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। मतलब ऐसे जीव जिसके जीनोम में, मतलब जीनों के अंदर हम अन्य जीव के डीएनए या जीनों का समावेश कर देते हैं, उन्हें ही हम ट्रांसजेनिक जीव या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। इसकी उपयोगिता देख लीजिए। अनुवांशिक रूप से अगर कोई भी रूपांतरित फसलें हैं तो इनसे फसली पौधों में हम वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब एक अच्छे लक्षण वाली किस्म की फसलों को हम डेवलप कर सकते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रांसजीनेसिस के द्वारा हम जीएम पौधों में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीनों को प्रविष्ट करा सकते हैं और ये फसलें बाद में उस प्रोटीन का उत्पादन करती है। यानी एक अच्छे प्रोटीन का प्रोडक्शन करने वाली फसल का उत्पादन हम कर सकते हैं ट्रांसजेनिक प्रक्रिया के माध्यम से। तीसरा इंपॉर्टेंट देखिए यहां पे क्या है कि ट्रांसजेनिक जो फसलें होती है इनमें हम वांछित जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण कर सकते हैं। फिर इसके बाद चौथा भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इसकी क्या है कि इन फसलों में पूर्व से उपस्थित कोई भी अगर जीव है उसकी अभिव्यक्ति को रोकने में सहायता मिलती है। तो कोई भी मान लीजिए फसल, इसमें पहले से ही यदि कुछ अवांछनीय गुण उपस्थित है तो इसका भी पता लगाया जा सकता है। फिर पांचवा है कि अगर कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड पौधे हैं तो उनमें प्रवेश कराए गए जीन की प्रकृति, पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। यानी किसी भी प्रकार से हम अनुवांशिक इस तकनीक के माध्यम से जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों को तैयार करने के माध्यम से हम ऐसी फसल या ऐसे पौधों को डेवलप कर सकते हैं जो कि उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। यानी इनकी कीमत भी अधिक होगी, ये फसली पौधे भी अधिक होंगे और उच्च गुणवत्ता वाले पौधों को भी हम तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी पर्टिकुलर जीव है तो उसके जीन के अंदर हम एक नए प्रकार के जीन का समावेश करा सकते हैं और एक नए प्रकार रूपांतरित जीव को बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीव। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे स्पाइरुलिना का क्या महत्व है। तो देखिए स्पाइरुलिना क्या होता है, एक इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। यह एक प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि तालाबों नदियों में पाई जाती है। तो स्पाइरुलिना के कई सारे महत्व है। देखिए पहला महत्व क्या है कि इसकी उच्च जैव मास उत्पादन दर होती है जिससे यह कम समय में ही बड़े पैमाने पर प्रोटीन उत्पन्न करता है। यानी यह प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत होता है। स्पाइरुलिना से अधिकतर मात्रा में प्रोटीन को भी उत्पन्न किया जाता है यानी कि प्राप्त किया जाता है। तो स्पाइरुलिना की पहला महत्व तो यही है कि यह एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो कि तालाबों नदियों में अधिकतर पाया जाता है और स्पेशली आप देखेंगे कि इसकी उत्पादन दर भी अधिक होती है। साथ ही साथ यह प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में उत्पन्न कर सकता है, यानी इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो यह एक प्रोटीन का क्या होता है, प्रमुख स्रोत होता है। इसके बाद आप देखेंगे यह बहुत ही कम समय में औद्योगिक स्तर पर उगाया जा सकता है। इसको बहुत कम समय में हम अधिक से अधिक मात्रा में उगा सकते हैं। तीसरा देखिए इसका आर्थिक महत्व क्या है कि यह आलू संसाधन संयंत्र में अपशिष्ट पर, घास फूस पर या खरपतवार पर या पशु खाद पर तथा यहां तक कि वहित मल पर इसे आसानी से उगाया जा सकता है। मतलब इसको कई अलग अलग प्रकार की जगहों में ग्रो किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। जैसे आलू संसाधन संयंत्र का यदि आलू का अपशिष्ट कोई पदार्थ या छिलका कहीं पे एकत्रित है वहां पे इसको हम उगा सकते हैं। इसके अलावा घास फूस वाली जगहों में भी, खरपतवार जहां पे वहां पर भी इसको हम उगा सकते हैं। जहां पे पशु का खाद उपस्थित है वहां पर भी हम इसको उगा सकते हैं और अगर कोई वहित मल का उपचार है तो वहां पर भी इसको आसानी से उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद एक आखिरी इंपॉर्टेंस क्या है देखिए कि स्पाइरुलिना जो है कोशिका में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा आदि की प्रचुर मात्रा में विद्यमान होती है। यानी स्पाइरुलिना में न केवल प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है बल्कि यह प्रोटीन के अलावा विटामिन का, खनिज लवण का और वसा का भी एक अच्छा स्रोत होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में आपको अंतर यानी कि डिफरेंस बताना है। तो यदि हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की और oogenesis की तो दोनों में देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म के बनने की क्रिया, इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। oogenesis का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस
ऊजेनेसिस की प्रक्रिया होती कहां है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, पहला डिफरेंस याद रखना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है यह होती है किसके अंदर? यह होती है वृषण के अंदर। किसके अंदर होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया आपको याद रखना है वृषण के अंदर होती है। जबकि ऊजेनेसिस की प्रक्रिया आपको याद रखना है, यह प्रक्रिया कहां होती है? तो यह प्रक्रिया होती है किसके अंदर? अंडाशय के अंदर, यानी कि ओवरी के अंदर होती है। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया वृषण के अंदर होती है, ऊजेनेसिस की प्रक्रिया अंडाशय के अंदर होती है। दूसरा आपको डिफरेंस यह याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इसमें आपको याद रखना है स्पर्म का निर्माण होता है। जबकि जो ऊजेनेसिस की प्रक्रिया होती है इसमें आपको याद रखना है कि इसमें ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इसमें ओवम का निर्माण होता है। तो दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में पोलर बॉडी नहीं बनते हैं। तो पोलर बॉडी की यदि हम बात करते हैं, जिसको कि हम ध्रुवकाय कहते हैं, तो पोलर बॉडी इसमें किसी प्रकार से नहीं बनते हैं। तो यह चीज आपको याद रखना है, पोलर बॉडी जो है नहीं बनते हैं किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस के। जबकि ऊजेनेसिस की प्रक्रिया के अंदर इसमें पोलर बॉडी जो है प्रेजेंट होती है, यानी कि 3 पोलर बॉडी बनते हैं। एक बार की ऊजेनेसिस की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पोलर बॉडी कितने बनते हैं? तो पोलर बॉडी कितने बनते हैं? 3, यानी ऊजेनेसिस की प्रक्रिया में पोलर बॉडी बनते हैं। अब बात करते हैं यदि हम स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है ये अपेक्षाकृत कैसी होती है? ये तीव्र होती है। मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में कम समय लगता है, जबकि ऊजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है इसमें ज्यादा समय लगता है। चौथा डिफरेंस आपको ये याद करना है। तो इसमें ज्यादा समय लगता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें ज्यादा समय लगता है। तो ये चारों अंतर आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया वृषण के अंदर होती है, ऊजेनेसिस की प्रक्रिया अंडाशय के अंदर होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का निर्माण होता है, ऊजेनेसिस की प्रक्रिया में ओवम का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि पोलर बॉडी नहीं बनती है, जबकि पोलर बॉडी बनती है किसमें? ऊजेनेसिस की प्रक्रिया में। यह जो क्रिया होती है अपेक्षाकृत तीव्र गति से होती है, कम समय में होती है। जबकि यदि हम बात करते हैं ऊजेनेसिस की, तो इसमें क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैसेक्टोमी क्या है? समझाइए। वैसेक्टोमी का मतलब देखिए क्या होता है। वैसेक्टोमी जो है परिवार नियोजन के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है। मतलब इस विधि के माध्यम से हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है जो स्पेशली पुरुषों के द्वारा अपनाई जाती है। किसके द्वारा अपनाई जाती है? पुरुषों के द्वारा। और इस विधि में करा क्या जाता है? तो इस विधि में जो पुरुष होता है उसकी शुक्राणु नलिका को, यानी उसकी शुक्र वाहिनी को काट दिया जाता है, और काट करके क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। तो काट करके उसकी शुक्रवाहिनी को बांध देंगे, जिसके कारण शुक्राणु जो होते हैं ये स्खलन के समय बाहर नहीं निकल पाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से नहीं हो पाती है। तो जब निषेचन ही नहीं हो पाएगा तो किसी भी प्रकार से ना तो जाइगोट बनेगा और ना ही नए बच्चे का निर्माण होगा। तो कुल मिलाकर के वैसेक्टोमी जो है यह पुरुषों के द्वारा अपनाई जाने वाली एक विधि होती है। इसमें क्या होता है? पुरुष की शुक्रवाहिनी नलिका को काट करके बांध दिया जाता है। अब जब हम शुक्रवाहिनी नलिका को ही काट करके बांध देंगे तो शुक्राणु ऊपर नहीं जा पाएंगे और स्खलन के समय बाहर नहीं आ पाएंगे, जिस कारण से निषेचन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से यह एक परिवार नियोजन के लिए अपनाई जाने वाली विधि होती है। इसको हम पुरुष नसबंदी के नाम से भी जानते हैं, यह भी आप याद कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्यूबेक्टोमी क्या है? ट्यूबेक्टोमी को समझाइए। देखिए ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? यह भी परिवार नियोजन के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है। मतलब इसके द्वारा भी हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस विधि को अपनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वैसेक्टोमी में हम पुरुष नसबंदी उसे कहते हैं क्योंकि उसमें पुरुष द्वारा अपनाई जाती है वह विधि, जबकि ट्यूबेक्टोमी जो है यह विधि महिलाओं के अंदर अपनाई जाती है। और इस विधि में क्या किया जाता है कि जो स्त्री होती है, स्त्री की अंडवाहिनी यानी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उस फैलोपियन ट्यूब को ही काट करके बांध दिया जाता है, जिस कारण से अंडाणु जो होते हैं वो गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और यह भी परिवार नियोजन की एक विधि है। तो ट्यूबेक्टोमी भी क्या है? एक परिवार नियोजन के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि है जो कि महिलाओं के द्वारा अपनाई जाती है, इसीलिए इसे हम महिला नसबंदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस विधि में क्या किया जाता है, कोई भी महिला जो है उसकी जो अंडवाहिनी नलिका होती है या फैलोपियन ट्यूब होती है उसको हम काट करके बांध देते हैं, जिस कारण से जो ओवम होता है वो आगे नहीं आ पाता है। कहां नहीं आ पाता है? तो ना ही अंडवाहिनी में अच्छे से आ पाएगा और ना ही गर्भाशय में, तो किसी प्रकार से निषेचन नहीं हो पाएगा और आगे किसी प्रकार से न्यू बेबी के होने की संभावना नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि इस विधि के द्वारा भी जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है हमारा
कि मां का जो दूध होता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मां के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। अगर कोई नवजात शिशु है जो कि तुरंत हुआ है तो उसके लिए सबसे जो बढ़िया दूध होता है वो मां का ही दूध क्यों माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है कि देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि मां के दूध को हम किसी भी नवजात शिशु के लिए पोषण के लिए एक पोषक पदार्थों का आदर्श संतुलन मानते हैं। मतलब यदि कोई भी नवजात शिशु है तो उसके लिए हम मां के दूध को ही क्या मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, यानी कि हम उसे ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि मां के स्तन द्वारा जो प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध का स्रावण होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते हैं। तो यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रथम दुग्ध स्राव होता है मां के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं, तो कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि मेनली 2-3 कारण है। जो मां का दूध होता है वो नवजात शिशु के लिए काफी अच्छा माना जाता है। क्यों? तो उसमें से पहला कारण तो यह है कि नवजात शिशु की जो पोषण आवश्यकताएं होती है उसको पूर्ण करने में यह दूध क्या होता है, सक्षम होता है। क्यों? क्योंकि यह दूध जो होता है खनिज लवणों से क्या होता है, समृद्ध होता है। यानी नवजात शिशु के लिए जो मां का दूध होता है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो दूध होता है खनिज लवणों से क्या होता है, समृद्ध होता है। खनिज लवणों की भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर अनेक प्रकार के एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी को बनाने वाले गुण भी पाए जाते हैं। तो अनेक एंटीबॉडीज गुण भी पाए जाते हैं जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है। इसी कारण से हम मां के दूध को नवजात शिशु के लिए अच्छा मानते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो नवजात शिशु होता है मेनली जो मां के स्तन से 4 से 5 दिन तक जो स्टार्टिंग में दुग्ध निकलता है ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज लवणों की बहुतायत होती है और साथ ही साथ इसमें कई प्रकार के एंटीबॉडीज गुण भी पाए जाते हैं जो कि एंटीबॉडीज के निर्माण में भी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है, खनिज लवण भी पाया जाता है और ये कई प्रकार के एंटीबॉडीज का भी प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं शरीर के अंदर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मां का दूध होता है ये किसी भी नवजात शिशु के लिए एक पोषण का अच्छा माध्यम माना जाता है।